नमस्कार, मैं वकारुज़्ज़मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। आज मैं पीजी सेमेस्टर 1 के पेपर CC2 के एक चैप्टर जिसमें अरब के इतिहास के संदर्भ में पढ़ना है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। अरब का इस्लाम पूर्व अरब की क्या स्थिति थी। इस्लाम पूर्व अरब का जो पीरियड है वो वही 525 ईस्वी सन से लेकर 622 ईस्वी सन के बीच का है। अरब जो अभी हम बात करेंगे वो एशिया महाद्वीप का है, जो दक्षिण पश्चिम एशिया के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है। ये इसके पूर्व में फारस की खाड़ी और पश्चिम में लाल सागर, उत्तर में सीरिया का रेगिस्तान, दक्षिण में हिंद महासागर। इसी के बीच का जो भाग है उसको हम अरब के नाम से, इसको प्रायद्वीप भी कहा जाता है, अरब प्रायद्वीप के नाम से हम जानते हैं। तो मुख्य रूप से जो जाहिलिया युग है, इसमें उस समय अरब का जो है वो हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक उत्तरी अरब का क्षेत्र था, एक दक्षिणी अरब का क्षेत्र था। तो उत्तरी अरब का जो क्षेत्र है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें आपको हिजाज हुआ प्रांत, आपको मक्का हुआ, मदीना हुआ, ताइफ हुआ। तो वही मेन राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं इस्लाम के उदय या अरब जो साम्राज्य है, अरब एक राज्य के रूप में अरब की स्थापना के पहले। तो हम मुख्य रूप से अभी जो बात करेंगे वो अरब के उत्तरी भाग का जो क्षेत्र था उसी के संदर्भ में। वहाँ के जो लोग थे उनको बद्दू कहा जाता था। बद्दू जो हैं वो कबायली जीवन जीते थे। उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था जो थी वो पशु चारण और उससे संबंधित जो भी जिस प्रकार की आवश्यकताएं होती थी उसी पर आधारित और केंद्रित रहती थी। ये लोग परिवार के रूप में एक यूनिट था और परिवार जो है कि नहीं वो कबीले में आगे चल करके वो बड़ा हुआ, वो फिर एक कबीला बना और उस कबीले में उस परिवार के या उसके रक्त से संबंधित जो भी लोग होते थे वो वहाँ रहते थे। ये लोग आपस में कबीलों के बीच में पशुओं को लेकर के अक्सर संघर्ष हुआ करते थे, युद्ध होते थे। ऐसे ऐसे युद्ध होते थे कि एक पुश्त से दूसरे पुश्त तक वो युद्ध चला जाता था। इनके भीतर में था कि खून के बदला खून, यानी खून का बदला खून ही लेना है। तो इस हिसाब से ये अक्सर अपना जो समय है वो लड़ने भिड़ने में उसी में बिता देते थे। ये जो अपना जहाँ पर रहते थे वहाँ रहने के लिए ये अस्थायी मकान नहीं बनाते थे, इसलिए कि इनका जीवन तो पशु चारण की अर्थव्यवस्था पर था। खेती तो करते नहीं थे, खेती को बड़ा है दृष्टि से देखते थे। ये अरब के जो उत्तरी हिस्से वाले लोग थे ये दक्षिणी हिस्से वाले लोगों को कहते थे कि नहीं ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये युद्धक नहीं है, ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये मजबूत नहीं है, ये साहसी नहीं है। हम जो भी काव्यों की रचना हुई आगे चल करके वो इस युग के जो काव्य थे, यानी कि जो जाहिलिया युग में जो बातें आगे चल कर दंत कथाओं के रूप में थी वो आगे चल करके उनको साहित्यिक रूप दिया गया। तो इस पीरियड की जो साहित्यिक रचनाओं में जो अभिव्यक्ति की गई है उसमें हम देखते हैं कि उसमें वीर रस से, वीरगाथा काल से संबंधित काव्य का जो होता है वो पूरा का पूरा उसमें अंश हमको देखने को मिलता है। कबीलाई जीवन में पशुओं का बहुत महत्व था। पहला तो महत्व था कि ऊँट का रेगिस्तान, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता था, इसलिए कि बालू में उसके गद्देदार पैर होते थे और वो काफ़ी आसानी से, तेज़ी से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उपयोग उसका लोग करते थे। आगे हम देखते हैं कि हालांकि घोड़ा भी उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन वह कुलीनता का सूचक था। जो शौकीन लोग थे, जो कुलीन लोग थे, वो घोड़े का उपयोग करते थे। लेकिन कबायली लोगों के बीच में ऊँट ज़्यादा ये हुआ, प्रसिद्ध हुआ। ऊँट के अलावा ये लोग भेड़, बकरा, शिकारी कुत्ता, इस तरह से जो इनके अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो पशु थे उनको ये बहुत महत्व देते थे और इनके बीच में पशुओं को लेकर के अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते थे। लेकिन इनका एक जो है वो राजनीतिक गतिविधि जो था वो पूरी तरह से संगठित शासन
पद्धति नहीं था। छोटा छोटा इनका कबीला होता था, कोई कबीला थोड़ा बड़ा भी रहता था, तो वो कबीले वाले मिल करके अपना एक मुखिया बना लेते थे, सरदार भी उनको बोलते थे ये। और ये कबीले के मुखिया जब उनका देहांत हो जाता था तो उस कबीले का उसका पुत्र जो होता था उस मुखिया का, वो उसका उत्तराधिकारी बन जाता था। हम देखते हैं कि वहाँ का जो समाज था, उस समाज में वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था इस तरह का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। उनको उसके पिता और उसके पति के संपत्ति में अधिकार नहीं था। स्त्रियों बहु विवाह की प्रथा प्रचलित होने के कारण पुरुष भी, एक पुरुष कई स्त्रियों से शादी कर लेता था। एक, हालांकि इसमें स्त्रियों को भी था कि एक स्त्री कई पुरुषों के साथ शादी कर लेती थी। बाद में चल कर के आगे पैगंबर मोहम्मद के पीरियड में यह व्यवस्था कायम हुई कि एक व्यक्ति, एक पुरुष 4 स्त्री से विवाह कर सकता है, निकाह कर सकता है। दास प्रथा तो थी ही, और आगे चल कर के ये खलीफाओं के, बासी खलीफाओं के काल में या पवित्र खलीफाओं के काल में भी ये हम देखते हैं कि इसमें ये रहा है। बहुत अधिक इसमें सुधार नहीं हुआ। जहाँ तक हम इनकी धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में आपको बताना चाहते हैं कि उस समय का जो इनका जीवन था वो, उसमें बहुदेववाद की प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। ये जो भी प्रकृति के दिए हुए जो चीज़ हैं, पेड़ पौधे, आपको पत्थर के पहाड़, झरने, सूर्य चंद्रमा, तो ये अपनी प्रकृति की पूजा करते थे। आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि जहाँ आज काबा शरीफ है, वो काबा में अकेले 360 मूर्तियाँ थी उस समय। तो पूरी तरह से बहुदेववाद की प्रथा वहाँ अरब के समाज में प्रचलित थी। हम धीरे धीरे इनके जीवन में यह देखेंगे कि आगे जब हजरत मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद जब आते हैं तो वो किस तरह से इनको बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की तरफ ले जाते हैं। एकेश्वरवाद की स्थापना होती है और वहाँ एक अरब देश बनता है, एक अरब राज्य बनता है। उस राज्य के अपने राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, उस राज्य का धर्म अपना धर्म होता है, एक सामाजिक व्यवस्था बनती है। उस सामाजिक व्यवस्था में जो कुरान शरीफ में जो चीज़ें हैं, जिसको कि ऐसा इस तरह की मान्यता है कि वो सीधे अल्लाह के शब्द हैं, जो उसके एक एक अक्षर अल्लाह के हैं, और उसमें जो कुछ भी बातें लिखी गई हैं उसका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना है। तो उसमें बहुत सारे इस तरह के सिद्धांत दिए गए, जिसके चलते आगे चल करके स्त्रियों के मतलब अधिकार, दासों के अधिकार, पुरुषों के अधिकार, मतलब हर तरह का जो एक व्यवस्था है वो कायम होता है। इस संदर्भ में हम पैगंबर मोहम्मद के जीवनी और उनके संघर्ष तथा उनके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं, इसके संबंध में किसी अन्य वीडियो में मैं आपसे वो बातें रखूँगा।